2 बार से लगातार डिप्टी सीएम हैं, सरकार के साथ साथ हुए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। संगठन की बात करें तो पार्टी के भीतर सचिव, उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष रख चुके हैं, तो अनुभव में तो कोई कमी ही नहीं है जी। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए भी फिट हैं और बीजेपी के लिए भी फिट है। पार्टी में विरोध के बीच कैसे सीएम बने सम्राट, नीतीश ने क्यों लगाया उनके नाम पर वीटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अब कैसे नीतीश ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कड़ा मैसेज दिया, भाजपाइयों के भारी विरोध के बाद भी सम्राट कैसे पार्टी और सत्ता के शिखर पर पहुंच गए, नीतीश ने क्यों लगाया सम्राट के नाम पर वीटो, आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव तो दिया, लेकिन दबाव में क्यों? आप अपने मन से देंगे, वो तो खुद रेस में थे जी। और बड़े नेता वो भी हैं। जी। विजय सिन्हा का ये कहना है कि वर्षों तक जमीन पर मेहनत किए, बीजेपी के नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में पसीना बहाया, लहू बहाया, बलिदान दिया, आज कमल खिलने का अवसर आया तो कुछ नहीं मिला। अब भाई डिप्टी सीएम थे, वो भी चला गया ना जी। और दूसरे डिप्टी सीएम उनके साथी बन गए सीएम। तो बीजेपी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के सिपाही होने के नाते मैं अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए सम्राट चौधरी जी का प्रस्ताव दिया है। मतलब अपने मन से नहीं दिया है, मजबूरी में दिया है और केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में दिया है। ये बयान तो साबित ही करता है कि उन्होंने मन से नहीं बल्कि मजबूरी में ऐसा किया है। पार्टी के भीतर सभी मूल भाजपाइयों के सुर उन्हीं के जैसे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कोई मूल भाजपाई ही सीएम बनेगा, लेकिन तो बीजेपी है भाई और नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार हैं। सर, तो सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार ने वीटो क्यों लगाया? सम्राट चौधरी सीएम बने, ये नीतीश कुमार शुरू से ही चाहते थे। अपनी यात्रा के दौरान तो लगातार वो संकेत दे रहे थे, उन्हें माला पहना रहे थे, उनके लिए लोगों को उनसे ताली बजवा रहे थे, ये भी कह रहे थे कि यहीं आगे देखेंगे। तो नीतीश इसके सहारे अपने वोटर्स को सीधा मैसेज दे रहे थे कि सत्ता अपने परिवार में ही ट्रांसफ़र करने की जगह अपनी बिरादरी को वो ट्रांसफ़र किया है। मतलब बेटा को भी बना सकते थे, दूसरे को भी बना सकते थे, लेकिन कुशवाहा को ही दिया है, जो कुशवाहा उनका अब तक साथ देता रहा है। तो उनके बेटे निशान पॉलिटिक्स में तो आ ही गए हैं ना भाई, उनको तो बना ही सकते थे और कौन रोक लेता। नीतीश कुमार और उनकी कोर कमेटी के नेता इस बात को अच्छे तरह से समझते हैं कि निशांत को इस्टेब्लिश करने के लिए उस कोर वोट बैंक का सीधा साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। लोग उस समीकरण का सलामत रहना जरूरी है, जिसके सहारे अब तक पॉलिटिक्स नीतीश करते आए हैं। अभी तक कुर्मी सीएम और कुशवाहा डिप्टी सीएम बनते आ रहे थे। अब कुशवाहा सीएम होंगे, अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो बात एक ही हो जाएगी। ऐसे में नीतीश के कोर वोट बैंक उनके साथ हमेशा इंटैक्ट रहेंगे और मुझे लगता है कि उनकी वोट बैंक में कोई संधमारी नहीं कर पाएगा। सर, ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार दिल्ली से नाराज होकर सम्राट को लेकर पटना क्यों लौट आए थे? नीतीश कुमार गए थे राज्यसभा की शपथ लेने, तो बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई थी उनकी। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ जो डील हुई थी वो लगा कि दिल्ली में बिगड़ जाएगी। जैसे ही उनको पता चला कि बीजेपी किसी मूल भाजपाई को बनाना चाहती है या संघी को बनाना चाहती है सीएम, तो नाराज होकर लौट ही नहीं गए थे, सम्राट चौधरी को साथ लेकर आए थे और सम्राट चौधरी आने के बाद घर में पैक हो गए थे, 24 घंटे तक बाहर नहीं निकले, दफ्तर भी नहीं गए थे, जबकि चीफ गेस्ट थे कार्यक्रम में। तो विरोधी बड़े खुश थे कि अब तो इनका पता कट गया, लेकिन खेला हो गया। नीतीश कुमार अड़ गए थे। 9 अप्रैल को गए थे राज्यसभा की शपथ लेने, 10 अप्रैल को दिल्ली में उन्हें सम्राट की जगह दूसरे चेहरे पर विचार करने की सलाह दी गई। नीतीश नहीं माने और सम्राट पर अड़ गए और सम्राट को लेकर सीधे दिल्ली पहुंच गए। तो जेडीयू और बीजेपी नेताओं की एक मीटिंग में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि साफ मैसेज दिया कि सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, ये कम है क्या? बात तो सही है, और नहीं छोड़ते तो कोई छोड़वा थोड़े सकता था। तो उन्होंने मैसेज दिया कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, कोई छोटी बात है। सम्राट चौधरी की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया था कि वे टॉप लीडरशिप के फैसले के साथ रहेंगे। तो नीतीश कुमार अड़ गए
और नीतीश कुमार के अड़ने के कारण ही सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगानी पड़ी। सर, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी में बाहरी भीतरी के कारण ही टकराव था। बिल्कुल होता ही रहता है भाई, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के पहले इस तरह के विरोध का सामना सबको करना पड़ता है। 5 मार्च को नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया था। उस वक्त ही लगभग तय कर लिया गया था कि सम्राट उनके उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन पार्टी के भीतर मूल भाजपाई इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और मूल भाजपाई नेताओं की एक बड़ी टोली सम्राट चौधरी को सीएम बनने से रोकने के लिए लगी हुई थी। इसके लिए दिल्ली से लेकर पटना तक पूरा रेस चल रही थी, लॉबिंग चल रही थी। सूत्रों के माने तो केंद्र में एक मंत्री ने तो अपना पद छोड़ने तक का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन टॉप लीडरशिप ने उनकी सारी तर्कों को खारिज कर दिया। बीजेपी सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फैसले के आगे स्टेट लीडरशिप को सरेंडर करना पड़ा और सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई। सर, तो सम्राट चौधरी को सीएम बनाने में संघ की क्या भूमिका रही? देखिए, संघ की सलाह बीजेपी ने मांगी थी और संघ ने बिहार में बहुत काम किया है और उसकी राय से ही सीएम बनाना सही रहेगा। तो संघ तो चाहता था कि कोई मूल भाजपाई बने या संघ से जुड़ा हुआ आदमी बने, लेकिन क्योंकि पहला सीएम था बीजेपी का, तो संघ का था कि भाई बीजेपी का कोई ऐसा पहला सीएम बने जो आरएसएस से जुड़ा हुआ हो। हाँ, तो संघ की तरफ से ईबीसी लीडर को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था और इसके लिए दीघा विधायक संजीव चौरसिया की बीजेपी के टॉप लीडरशिप से मीटिंग भी कराई गई थी, लेकिन संघ के ही एक धड़ा ने सम्राट के पक्ष में मोर्चा संभाला और उनके नाम को आगे किया। संघ के एक सूत्र के अनुसार सम्राट चौधरी के बारे में संघ के भीतर 2 अलग अलग रिपोर्ट तैयार की गई थी। एक रिपोर्ट बिहार में बीजेपी के संगठन प्रभारी भिखू भाई दलसानिया ने बनाई थी और दलसानिया चाहते थे कि सम्राट को बिहार की कमान मिले और वे इसमें कामयाब भी रहे। सर, तो ऐसे में अब शाह ने सम्राट पर क्यों दावा लगाया? देखिए, बीजेपी के सामने अगला सबसे बड़ा टारगेट यूपी का विधानसभा चुनाव है। यहाँ अखिलेश यादव अब यादव और मुस्लिम के अलावा गैर यादव ओबीसी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुए उनका ये अभियान लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी हद तक सफल हुआ था। अगर आंकड़ों को देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी जाति से बीजेपी से ज़्यादा सपा के प्रत्याशी जीते। कुर्मी जाति से सपा के 7 तो बीजेपी से 3 सांसद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मामला इसके ठीक उल्टा था। ओबीसी समुदाय से सबसे ज़्यादा कुर्मी विधायक चुने गए थे, जबकि वहाँ ओबीसी में उनकी आबादी यादव से कम है। यूपी में 41 कुर्मी विधायक जीते हैं, इनमें 27 बीजेपी गठबंधन से हैं, 13 सपा गठबंधन से और 1 कांग्रेस पार्टी से जीते थे। गैर कुर्मी ओबीसी में बीजेपी ने बाजी मारी। भाजपा के 12 विधायक मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी जाति से आते हैं। वहीं सपा गठबंधन से इन जातियों के 2 उम्मीदवार ही जीत पाए थे। तो यादव विधायक की कुल संख्या सदन में 27 है, इनमें 24 सपा के हैं और 3 बीजेपी के हैं। बीजेपी ने इस आंकड़े को देखते हुए चुनाव से 1 साल पहले बिहार में सम्राट पर दाव लगाया, क्योंकि इसका फायदा उसको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। क्योंकि अगर सम्राट का नाम नहीं फाइनल होता तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुर्मी और कुशवाहा अलग राह अपना सकते थे, वो अखिलेश यादव के साथ जा सकते थे और खेल बिगड़ सकता था। सर, तो सम्राट चौधरी ने तो पार्टी के जो टास्क है वो सारे पूरे किए हैं और ये भी बड़ा कारण बन सकता है। हाँ बिल्कुल, सम्राट को ये झटका में थोड़े बने हैं सीएम। सम्राट ने पार्टी नेतृत्व के हर टास्क को पूरा किया है। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पूरा संगठन को दुरुस्त किया, फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, पार्टी की लाइन पर चलते रहे, फिर गृह मंत्रालय दिया गया। तो हमेशा उन्होंने पार्टी के आला कमान के निर्देश पर काम किया और मौजूदा समय में बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे भरोसेमंद नेता सम्राट और नित्यानंद राय माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका टास्क मास्टर होना, मतलब सम्राट चौधरी का टास्क मास्टर होना, अच्छा कोऑर्डिनेटर होना और व्यवहारिक होना माना जाता है सबसे बड़ा गुण है। टॉप लीडरशिप की तरफ से उन्हें जो भी टास्क मिला उसे पूरा किया। बिहार में अमित शाह के लिए सबसे बड़ा टफ टास्क था पार्टी के कॉन्फिडेंस को हाई करना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब पार्टी की कमान मिली तब बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू कहा जाता था। पूरी पार्टी पर सुशील मोदी का एक छत्र कब्जा था।
इसे खत्म करने के लिए पार्टी ने कभी नित्यानंद राय को आगे किया तो कभी संजय जायसवाल जैसे नेता को, लेकिन ऐसा करने में सभी विफल रहे। इसके बाद ये जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को दी गई, उन्होंने इसे बखूबी निभाया और बिहार में बीजेपी का संगठन नए सिरे से तैयार किया। एक साथ वो लालू और नीतीश पर हमला होता है। जी सर, तो लालू और नीतीश पर एक साथ सम्राट ने हमले भी किए और बीजेपी की एक अलग पहचान बना दी। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन का हिस्सा बन गए। ऐसे में सम्राट चौधरी ने न केवल लालू यादव के भ्रष्टाचार पर हमला किया, बल्कि नीतीश पर भी उसी आक्रामकता के साथ हमला किया। अभी तक बीजेपी के कोई नेता नीतीश के खिलाफ इतना अग्रेसन नहीं दिखा पाया था। सम्राट कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उन्होंने केवल पार्टी के निर्देश को फॉलो किया था। 2022 में नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के प्रण के साथ उन्होंने मुरेठा बांधा था। 3 जुलाई 2024 को उन्होंने अयोध्या में नीतीश के साथ सरकार बनाने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद वो अयोध्या गए थे और वहाँ सरयू नदी में डुबकी लगाई थी और मुरेठा खोला था। मैं वहाँ था मौजूद और कहा था कि अयोध्या नगरी में आकर सरयू नदी में स्नान कर ये मुरेठा जो मैंने 2022-23 महीने से बांध रखा था, अब भगवान राम के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। सम्राट ने कहा था कि हमारा कमिटमेंट नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का था। यह संकल्प 28 जनवरी को पूरा हुआ। महागठबंधन से हटकर वो हमारे साथ आकर मुख्यमंत्री बने हैं। हमने इसका स्वागत किया है। तो देखिए, विरोध भी वैसे ही किया और स्वागत भी वैसे ही किया। मतलब सरकार बनी तो नीतीश कुमार के साथ सीएम की तरह ही, साये की तरह रहे। बिल्कुल, नीतीश जब एनडीए में वापस आए तो सम्राट उनके डिप्टी सीएम बने, माने नंबर 2 की हैसियत में रहे और 2 की हैसियत से उन्होंने नीतीश के साथ काम करके उनका दिल जीत लिया। हमेशा उनके साथ साये की तरह खड़ा रहे, हर फैसले को सराहा, उनकी उपलब्धियां गिनाई। स्थिति ये बनी कि 2005 के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार सम्राट के लिए गृह विभाग तक छोड़ दिया। सम्राट चौधरी के पास न केवल संगठन बल्कि सरकार चलाने का भी अनुभव है। वह राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके पास कृषि, पंचायती राज से लेकर वित्त और गृह विभाग में बतौर मंत्री काम करने का अनुभव है। 2 बार से लगातार डिप्टी सीएम हैं। सरकार के साथ साथ हुए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। संगठन की बात करें तो पार्टी के भीतर सचिव, उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष रख चुके हैं। तो अनुभव में तो कोई कमी ही नहीं है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए भी फिट हैं और बीजेपी के लिए भी फिट है। तो सुना आपने, तो अब बिहार में सम्राट युग स्टार्ट हो गया है। अब देखना होगा कि बिहार में अब आगे क्या कुछ नया होता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।